आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा है। पाक के चर्चित अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है, उनके मुरीद हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कार्यों की तुलना की। फहद ने योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है। फहद ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि ये ग्राफ ध्यान से देखिए, ये कोरोना से पाकिस्तान और भारत के राज्य यूपी में होने वाली मौतों की तुलना है। दोनों की जनसंख्या, साक्षरता प्रोफाइल एक ही है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले पाकिस्तान कम घनत्व लेकिन ज्यादा जीडीपी वाला देश है। यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि यहाँ संक्रमण और मौतों की दर ज्यादा है जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,261 है, जबकि पाकिस्तान में 98,943 लोग इस वैश्विक महामारी से संक्रमित हैं। वहीं इस वायरस से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 2002 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 275 लोगों की इससे जान गई है। और शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, वाकई में अब तो क्या कहें कि देश दुनिया तो छोड़िए, पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो भी तारीफ कर रहा है और ये वाकई में एक गर्व की बात है। बिल्कुल दीपिका, पाकिस्तान के जाने माने अखबार के एडिटर का इस तरह से ट्वीट करके ये जानकारी देना और सवाल खड़े करना कि क्यों पाकिस्तान में मौत इस कदर हो रही है लोगों की, जबकि उतनी ही आबादी वाले एक राज्य में यूपी में कंट्रोल किया गया लॉकडाउन के चलते। आपको ये भी याद दिला दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सवाल खड़े किए थे कि पाकिस्तान जैसे देश में लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। हाँ। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेके भी कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और बाद में पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाया गया था। लेकिन सही बात यह है कि जो समय रहते भारत ने कदम उठाए हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया गया उससे कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ा मेजर था ये, जिससे कई लोगों की जानें बची और वहीं साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया लॉकडाउन पीरियड में ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारी की जा सके। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर ज्यादातर फोकस या तो पॉलिटिक्स पर रहता है या तो भारत विरोधी गतिविधियों पर या आतंकवाद पर रहता है, तो ऐसे में पाकिस्तान का ये फेलियर है जब अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि क्यों लॉकडाउन नहीं किया गया पाकिस्तान में और सिर्फ भारत का मखौल इसमें बनाया जाता रहा। लेकिन वही यूपी के साथ कंपैरिजन में ये भी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अब ये समझ रहा है और आवाजें उठ रही हैं कि जब यूपी जैसे स्टेट में जिसकी आबादी लगभग और जीडीपी और बाकी जो अगर कंपैरिजन करें तो लगभग वो पाकिस्तान के बराबर ही है। लेकिन अगर हम कोरोना मामलों की बात करें तो उसमें पाकिस्तान बहुत ज्यादा पिछड़ गया है और पाकिस्तान में जो मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हालत पाकिस्तान में इस वक्त बहुत खराब है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में खराब है और यूं कहें कि शैलेंद्र जी वाकई में पाकिस्तान न सिर्फ कोरोना को जो संक्रमितों को फैलने से रोक पाया है और बजाय वहां पे जो शिक्षा दर है वो भी कम है और जो दुश्मनी है वो अलग सो। लेकिन शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि हमेशा से ही जो वहां की मीडिया है, चाहे टीवी मीडिया की बात करें, निशाना साधती आई है। उनके लिए भी एक तमाचा जैसा ही कहा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ के अखबार ने तुलना की है, जो एडिटर फहद हुसैन ने तारीफ की है, तो उनको भी एक करारा जवाब ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करारा जवाब न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए है, पाकिस्तान की सरकार के लिए है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं समय रहते, खासतौर से यूपी सरकार ने, हालांकि उन्होंने यूपी के साथ भी कंपैरिजन किया है, महाराष्ट्र के साथ भी कंपैरिजन किया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पहलुओं में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तान में जो समय रहते कदम नहीं उठाए गए और ये भी कहा गया कि लॉकडाउन हम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान भी पाकिस्तान लगातार
सीमा पर तनाव बरकरार रखा और वहीं आतंकवाद को भी लगातार बढ़ावा देता रहा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो फोकस है वो अपनी जनता पर नहीं है, वो दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखता है। और पाकिस्तान की सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से विफल हुई है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से ही, क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरण बाबू जी। और वाकई में क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए, ये वहां की जनता भी अब पूछ रही है पाकिस्तान के जो सरकार है उनसे। तो पाकिस्तान में योगी की तारीफ हो रही है तो यूपी में उनके राजनीतिक विरोधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके फिर से सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा है कि यदि उत्तर प्रदेश की रूढ़िवादी भाजपा सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ दूराग्रह न रखते हुए सपा की लैपटॉप बांटने की दूरदर्शी योजना जारी करती तो कोरोना काल में शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचती। और इस भाजपाई गलती ने युवाओं का 1 साल बर्बाद कर दिया है, जिसका जवाब ये पीढ़ी आगामी चुनाव में देगी। अब बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम। जी हां, सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा भगवान शिव का पूजन। इधर कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की जानकारी दी है। महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास। तो बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां अयोध्या में अब निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। ये बहुप्रतीक्षित मंदिर जो जल्द ही अब बनने की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि साफ सफाई का तराशने का काम शुरू चल रहा था और इसी बीच एक खबर, अच्छी खबर जिसे हम कहेंगे, कि 10 जून से मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। निमिष हमारे संवाददाता इससे पूरी खबर पर बने हुए। निमिष, जानकारी आपसे चाहेंगे। निमिष, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आवाज मिल रही है। मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या कुछ उस दिन का कार्यक्रम रहेगा? जी, आपको बता दूं कि न्यास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास। इन्होंने बाकायदा कुबेर टीला पर स्थित प्राचीन भगवान शशांक शेखर का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पर अभिषेक करेंगे 10 तारीख को। ये सुबह 8 बजे से यह अभिषेक शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा। इस दरमियान जो मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो रही है वो तो होती रहेगी, उसके अलावा स्वयं कमल नयन दास अपना स्वयं ही रुद्राभिषेक करेंगे। और रुद्राभिषेक के बाद ये माना जा रहा है कि एल&टी कंपनी वो है जो मंदिर के फाउंडेशन को बनाने के लिए आई है, वो अपना काम शुरू करेगी। मंदिर के नीचे जमीन की जो भार सहने की शक्ति है वो कितने नीचे तक जाएगा, इस पर बाकायदा काम शुरू कर देगी, ये माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निमिष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। आज से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा और भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन निगरानी रखेगा। होटल्स, मॉल में मास्क पहनकर ही एंट्री मिल पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं मंदिरों में मूर्तियों को छूने, जल छिड़कने और घंटी बजाने की छूट नहीं होगी। तो 2 गज की दूरी के साथ आप दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जहां गर्भगृह होगा, गर्भगृह में आपकी एंट्री नहीं होगी। और कुछ मंदिरों के जो कपाट हैं वो 8 जून को भी बंद रहेंगे। तो जो प्रमुख मंदिर हैं, चाहे बांके बिहारी मंदिर की हम बात कर लें, उनको बंद रखा जाना है। इसके अलावा और भी जो मंदिर हैं वह मथुरा में इस वक्त खुल रहे हैं। तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। आज 8 तारीख है और जिस तरीके से कहा गया था कि अब रियायत जो है वो बढ़ने लगी हैं और इसी के साथ साथ आज धार्मिक स्थल, मॉल ये सभी खुल रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडवाइजरी जारी की गई है, बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
कंपनी, यदि हम मॉल की बात करते हैं तो कंपनियों में यह है कि 2 गज की दूरी आपको बनाए रखनी होगी। मॉल की बात की जाए तो मॉल में भी ये कहा गया है कि आपको पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी उचित रखनी होगी। इधर फूड कोर्ट अभी बंद रहेंगे मॉल्स में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक निश्चित क्राउड ही अंदर जा पाएगा, उसकी संख्या 100 से 200 के बीच में हो सकती है। वहीं अभी भी जो कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट के मालिक है, उनका यही कहना है कि आप अपना फूड पैक करवाएं, उसके बाद घर ले जाएं। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसे मंदिर जरूर हैं जिन पर अभी भी पाबंदी है, वो नहीं खोले जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख बांके बिहारी का मंदिर एक है। तो आज से धार्मिक स्थल और मॉल खुलने जा रहे हैं, लेकिन आगरा और मथुरा में तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। आगरा में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, ताजमहल परिसर की मस्जिद में भी एंट्री नहीं मिलेगी और ये फैसला धर्मगुरुओं की बैठक में लिया गया है। खबर है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खुलेंगे, जबकि मथुरा का बांके बिहारी मंदिर 30 जून तक बंद रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राधा वल्लभ, राधा रमण मंदिर, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव के मंदिर भी बंद होंगे, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। खबर भदोही से। भदोही में एसपी रामबदन सिंह ने धार्मिक स्थल खुलने से पहले लोगों से अनोखे अंदाज में अपील की है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में हजारों का प्रसाद चढ़ाने से कई बेहतर है कि जरूरतमंदों का मास्क और सैनिटाइजर बांटें, और यही सबसे बड़ी पूजा है। तो वाकई में एक अनोखी पहल शुरू की गई है एसएसपी के द्वारा। साफ उन्होंने समझाया है, लोगों को कहा है कि आप दर्शन जरूर कर लें, लेकिन किसी की मदद करें बजाय आप प्रसाद चढ़ाने के। और कहूंगा आपसे कि बहुत हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते थे, हजार रुपए की मिठाई चढ़ाते थे। अब मैं कहूंगा श्रद्धालुओं से कि उसके बदले मास्क दे दीजिए लोगों को, उसके बदले सैनिटाइजर दे दीजिए। मंदिरों में, मस्जिदों में जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, उनको यही दे दीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। और देखिए, वो इसका शेर मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमेशा पूजा करना नहीं होता है कि भगवान सुनेगा। वो कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गोरखपुर से आज सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बाबा विश्वनाथ मंदिर खुलने से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और बाद में सीएम योगी वाराणसी के अफसरों के साथ मीटिंग कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कल सीएम योगी ने गोरखपुर में रात्रि विश्राम किया था, तो आज वाराणसी का दौरा है। अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होनी है। और इसी के साथ आपको बता दें, काशी विश्वनाथ के जो कपाट खुलने हैं उससे पहले क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। तो लगातार योगी आदित्यनाथ, चाहे बात अपने ऑफिस की हो, चाहे बात निरीक्षण करने की हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ पूरी दमखम के साथ उतरे हैं। और इसी के साथ साथ अपने तमाम अधिकारियों और मंत्रियों से भी वो अपील हमेशा करते हैं कि आप जगह जगह जाएं, निरीक्षण करें। इससे पहले सीएम योगी ने रविवार को गोरखपुर जिला अस्पताल और बस्ती जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया था। बस्ती जिला अस्पताल में सीएम ने कोरोना जांच सेंटर्स का उद्घाटन भी किया था। हम आपको सीएम योगी के गोरखपुर और बस्ती दौरे की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कल का उनका दौरा, बस्ती का और गोरखपुर का दौरा, जहां सीएम योगी ने दौरा किया था, रात्रि विश्राम गोरखपुर में किया और आज वाराणसी का दौरा करेंगे। तो बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का दौरा किया है, यहां कोरोना जांच सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने नेताओं और अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है, जहां कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बस्ती जिले के लिए एक राहत भरी खबर है कि जांच सेंटर का उद्घाटन होने से अब बस्ती के लोगों की कोरोना जांच बस्ती जिला अस्पताल में ही होगी, जबकि और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी ने ट्वीट करके
अहीर रेजिमेंट का मुद्दा अचानक उठा दिया और राजलक्ष्मी ने कहा है कि अहीर रेजिमेंट जातिवाद नहीं है और सरकार को अहीर रेजिमेंट बनानी चाहिए या फिर सारी जाति रेजिमेंट को भंग करें। राजलक्ष्मी ने कहा है कि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। आपको हम बता दें कि राजलक्ष्मी मुलायम के पौत्र तेज प्रताप की पत्नी हैं। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जियो को मिला 7वां निवेशक। जी हां, ADIA करेगी 5,683 करोड़ का निवेश। जियो में पिछले 7 हफ्तों में अब तक 7 निवेशकों ने निवेश किया है। अब आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो में 5,683 करोड़ का निवेश करके 1.16% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस इन्वेस्टमेंट के साथ अब तक कुल 97,885 करोड़ रुपए निवेश आ चुके हैं। ADIA ने जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ और ADIA ने इंटरप्राइजेस वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए आंकी है। इस निवेश के साथ ADIA का जियो में हिस्सेदारी 1.16% हो जाएगी और सबसे पहले फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हाल ही में अबू धाबी की मुबादला ने 9,093 करोड़ का निवेश किया है। यानी कुल मिलाकर पिछले 7 सप्ताह में जियो में अब तक कुल 97,885 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने कहा है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 4 दशकों से दुनिया भर में लंबी अवधि के निवेश का शानदार रिकॉर्ड रखने वाली ADIA अब जियो में निवेश कर रही है। ये निवेश हमारी रणनीति और भारत की अपार क्षमताओं पर मुहर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।